Hello everyone, welcome to class number 75 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हम क्यू को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एरे डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके। आज के क्लासेस में हम देखेंगे कि हम कैसे लिंक्ड लिस्ट यूज करके क्यू डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो एरे यूज करके इंप्लीमेंट करते वक्त वहां पे ऐसा क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ जिसके वजह से हमें लिंक्ड लिस्ट यूज करके क्यू को इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी। जैसे कि हम जानते हैं एरे एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है जहां पे हम मेमोरी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले एलोकेट करते हैं, जिसके द्वारा उसका साइज हम और रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते। जबकि लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, डायनामिकली जितना मेमोरी चाहे उतना मेमोरी हम एलोकेट कर सकते हैं, डी एलोकेट कर सकते हैं, अपने मर्जी से जितना मेमोरी चाहे उतना मेमोरी हम रिजर्व करके रख सकते हैं, जिसके द्वारा ज्यादा एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है लिंक्ड लिस्ट एज कंपेयर टू एरे। तो इसीलिए अगर हम लिंक्ड लिस्ट को यूज करके क्यू डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर में लिंक्ड लिस्ट को यूज करके न्यू एलिमेंट न्यू डाटा आइटम्स इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ओके, सो लिंक्ड क्यू मतलब किस तरह के क्यू डाटा स्ट्रक्चर को हम लिंक्ड क्यू बोलते हैं। अगर कोई भी क्यू डाटा स्ट्रक्चर को हम इंप्लीमेंट करते हैं लिंक्ड लिस्ट यूज करके तो उस तरह के क्यू डाटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिंक्ड क्यू। तो अगर हम लिंक्ड लिस्ट यूज करके कोई भी क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पे लिंक्ड लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आइटम्स को, नोड्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी जबकि हम लिंक्ड लिस्ट यूज करके क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे नोड या फिर एलिमेंट के फॉर्म में। और हर एक नोड या फिर हर एक एलिमेंट का क्या होता है, दो पार्ट्स होता है मेनली। एक पार्ट होता है डाटा पार्ट जहां पे हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा पार्ट होता है लिंक पार्ट जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट नोड या फिर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ओके, तो वही लिखा है इन ए लिंक्ड क्यू ईच नोड ऑफ द क्यू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन पार्ट इज डाटा पार्ट, अनदर पार्ट इज लिंक पार्ट। ओके, दो पार्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लिंक्ड क्यू में, एक पार्ट है डाटा पार्ट, दूसरा पार्ट है लिंक पार्ट। ओके, और लिंक पार्ट में किसका एड्रेस होता है, इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। ओके, मतलब अभी ये एक एलिमेंट है तो इसके नेक्स्ट में जो एलिमेंट को हम रखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस हम असाइन करते हैं लिंक सेक्शन में उस पर्टिकुलर नोड का। ओके, और एक लिंक लिस्ट यूज करके अगर हम एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो वहां पे क्यू डाटा स्ट्रक्चर में हम मेनली दो तरह के एंड यूज करते हैं, एक फ्रंट एंड एक रेयर एंड। रेयर एंड यूज करके इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फ्रंट एंड को यूज करके या फिर फ्रंट एंड से हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे दो पॉइंटर्स यूज करेंगे, एक फ्रंट पॉइंटर एक रेयर पॉइंटर। ओके, उसके बाद फ्रंट पॉइंटर जो है फ्रंट पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं और रेयर पॉइंटर यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि सपोज ये एक क्यू है, क्यू में हमने इंसर्ट किया है कुछ एलिमेंट्स कुछ डाटा, तो जो हमारा लास्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट किया उसको पॉइंट करेगा कौन, रेयर पॉइंटर। जैसे कि हमारे लिंक्ड लिस्ट में टेल पॉइंटर हमारे लास्ट नोड को पॉइंट करता है और फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा फ्रंट पॉइंटर, जैसे कि हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हम करता है हमारे फर्स्ट नोड के एड्रेस को, वैसे ही फ्रंट पॉइंटर पॉइंट करेगा हमारे फर्स्ट नोड को एड्रेस को। इसीलिए क्यू के बारे में पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि फ्रंट एंड एक हेड पॉइंटर की तरह काम करता है, हेड एंड की तरह काम करता है, और रेयर पॉइंटर या फिर रेयर एंड टेल एंड की तरह या फिर टेल पॉइंटर की तरह काम करता है। ओके, वही लिखा है कि फ्रंट पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ द क्यू while the rear pointer contains the address of the last element of the queue। ओके, हमारे क्यू के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करके रखता है फ्रंट पॉइंटर और हमारे क्यू के लास्ट एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करके रखता है रेयर पॉइंटर। और इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं क्यू में, कैसे, रेयर एंड फ्रंट एंड को यूज करके। रेयर एंड को यूज करके इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मींस रेयर पॉइंटर को यूज करके इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड फ्रंट एंड मींस फ्रंट पॉइंटर को यूज करके हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर फ्रंट एंड रेयर दोनों ही पॉइंटर का वैल्यू अगर नल है, इसका मतलब हमारा जो क्यू है क्यू एम्प्टी है, क्योंकि क्यू में हमने कुछ भी एलिमेंट अभी तक इंसर्ट नहीं किया है, इसीलिए फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू है नल। ओके,
सो यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लिंक्ड क्यू का। मतलब अगर एक क्यू को हम लिंक्ड डाटा स्ट्रक्चर यूज करके, लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर यूज करके इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे इस तरह से वो क्या करेगा, आइटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज फर्स्ट आइटम को हमने रिप्रेजेंट किया तो वहां पे फर्स्ट एलिमेंट में रहेगा डाटा और लिंक फॉर द नेक्स्ट नोड। सो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, फिर और एक नोड, फिर और एक नोड और एक नोड, सबसे लास्ट नोड जो होगा लास्ट नोड को पॉइंट करेगा रियर पॉइंटर और फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा फ्रंट पॉइंटर। ओके, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्ड क्यू। आज के क्लास में हमने तो ये पहले देखा कि हम कैसे लिंक्ड लिस्ट को यूज करके क्या कर सकते हैं, एक क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है और एज कंपेयर टू एरे इसमें हमें एडवांटेज क्या मिलता है। एरे जबकि एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है, वहां पे मेमोरी हम एलोकेट करते हैं स्टैटिकली, मतलब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त वहां पे मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, मेमोरी डी एलोकेट नहीं कर सकते। बट अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त हम मेमोरी एलोकेट करें, मेमोरी डी एलोकेट करें, इसके द्वारा हमारा मेमोरी वेस्टेज ना हो, तो वहां पे हम लिंक्ड लिस्ट यूज करके क्यू डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आज की क्लास में और एक टॉपिक हम देखेंगे कि हम कैसे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्यू में लिंक्ड लिस्ट को यूज करके। ओके, तो अगर हम लिंक्ड लिस्ट को यूज करके क्यू डाटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए एल्गोरिथम क्या होगा पहले उसको समझेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें इंसर्शन ऑपरेशन लिंक्ड लिस्ट में परफॉर्म करना होता है पहले हम क्या करते हैं, एक नोड क्रिएट करते हैं। ओके, तो वैसे ही एक नोड क्रिएट करेंगे जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा पीटीआर पॉइंटर, मतलब जिस नोड का एड्रेस होल्ड करके रखा होगा पीटीआर पॉइंटर। सपोज इस नोड का एड्रेस है 1000। ओके, जहां पे दो पार्ट है, एक पार्ट है डाटा, दूसरा पार्ट है लिंक। तो उसके बाद क्या करेंगे, डाटा पार्ट को हम असाइन करेंगे वैल्यू, जो वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कौन कर रहा है, पीटीआर पॉइंटर। सो पीटीआर पॉइंटर के थ्रू हम असाइन करेंगे डाटा सेक्शन को वैल्यू। तो सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया 123। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे जो फ्रंट, मतलब फ्रंट पॉइंटर है, फ्रंट पॉइंटर या फिर रेयर पॉइंटर दोनों में से किसी को भी चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फ्रंट पॉइंटर को चेक कर सकते हैं, रेयर पॉइंटर को चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे फ्रंट पॉइंटर या फिर रेयर पॉइंटर दोनों में दोनों या फिर दोनों में से किसी एक का वैल्यू नल अगर है। ओके, फ्रंट पॉइंटर एंड रेयर पॉइंटर में से किसी एक भी पॉइंटर का वैल्यू अगर नल है या फिर दोनों ही पॉइंटर का वैल्यू अगर नल है, इसका मतलब हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, क्यू में पहले से कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं था। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है जिसको हम इंसर्ट करने वाले हैं हमारे क्यू में। तो जबकि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है तो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा कौन, बोथ फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर। ओके, सो फ्रंट पॉइंटर को भी असाइन करेंगे वही नोड का एड्रेस जिस नोड को पॉइंट कर रहा है पीटीआर पॉइंटर। सो फ्रंट पॉइंटर भी उसको पॉइंट करेगा और रेयर पॉइंटर भी उसको पॉइंट करेगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंटर एंड रेयर पॉइंटर दोनों ही एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट इंसर्ट किया है, पहले से कोई एलिमेंट वहां पे था नहीं। तो वहां पे जो लिंक सेक्शन है या फिर नेक्स्ट सेक्शन है वहां पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ये जबकि फर्स्ट नोड है इसके बाद और कुछ नोड है ही नहीं, तो वहां पे हम असाइन करेंगे उसको क्या, नल। तो यहाँ पे हम असाइन करेंगे इसको नल, असाइन कर लिया नल। तो ये तो कंडीशन रहा अगर हम फर्स्ट नोड एड्रेस, फर्स्ट नोड ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट नोड इंसर्ट कर रहे हैं हमारे क्यू में। तो बट सपोज हमने पहले से क्या किया है, पहले से एक नोड हमने इंसर्ट किया है। तो सपोज ये नोड हमने पहले से इंसर्ट किया है जिसको फ्रंट एंड रेयर दोनों पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे एल्स वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक को यूज करेंगे अभी। ओके, तो देखते हैं। तो अगर ये नोड पहले से क्रिएटेड है तो हम क्या करेंगे, और एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे जिस नोड को पॉइंट करेगा पीटीआर पॉइंटर। ओके, जिस नोड के डाटा सेक्शन को हम असाइन करेंगे सपोज वैल्यू 90 और लिंक सेक्शन को हमने कुछ भी असाइन नहीं किया है, ये भी ब्लैंक है। ओके, तो यहाँ पे चेक करेंगे कहीं हमारा फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू नल तो नहीं है। अगर पहले से एक नोड अवेलेबल है हमारे क्यू में तो फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू और रेयर पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं होगा क्योंकि वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे होंगे। ओके, तो अगर नल नहीं है मतलब हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू में पहले से नोड्स हैं, तो जंप करके आ जाएंगे एल्स ब्लॉक के पास। ओके, वहां पे हम क्या करेंगे, जब हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रेयर एंड से परफॉर्म करते हैं, तो रेयर पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेयर पॉइंटर का वैल्यू हम क्या रखेंगे, मतलब रेयर पॉइंटर जिस नोड को अभी पॉइंट कर रहा है जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या है, नल। अभी हम क्या करने वाले हैं, और एक न्यू नोड को इंसर्ट करने वाले हैं। तो जिस न्यू नोड को हम अभी इंसर्ट करने वाले हैं उसको कौन पॉइंट कर रहा है, पीटीआर पॉइंटर।
सो ये ptr पॉइंटर का एड्रेस कहाँ पे होना चाहिए? फर्स्ट नोड के लिंक सेक्शन में। तो फर्स्ट नोड के लिंक सेक्शन में ptr पॉइंटर का एड्रेस हम कैसे असाइन करेंगे? इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू, रेयर नेक्स्ट इक्वल्स टू ptr। रेयर पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन या फिर लिंक सेक्शन में असाइन करेंगे ptr पॉइंटर का वैल्यू। ओके, सपोज इसका एड्रेस है 2000, तो यहाँ पे एड्रेस क्या होगा? यहाँ पे इसका भी एड्रेस हो जाएगा 2000। ओके, तो ये अभी पॉइंट करेगा किसको? ये अभी पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर नोड को। अभी हम क्या करेंगे, जबकि हमारा अभी जो न्यू नोड हमने इंसर्ट किया वो ये है, तो सबसे लास्ट में जिस एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं उसको कौन पॉइंट करता है? रेयर पॉइंटर। सो रेयर पॉइंटर को हम क्या करेंगे? अपडेट करेंगे और रेयर पॉइंटर को लेके पॉइंट करेंगे न्यू नोड को जो हमने अभी इंसर्ट किया। तो उसका एड्रेस किसके पास है? ptr पॉइंटर के पास। सो ptr पॉइंटर का वैल्यू हम असाइन करेंगे रेयर पॉइंटर को, तो रेयर पॉइंटर भी पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर नोड को। उसके बाद अभी रेयर पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में अभी हम क्या असाइन करेंगे? जबकि वो ही लास्ट नोड है, उसके बाद और कुछ नोड है नहीं, मतलब लिंक सेक्शन में असाइन करेंगे नल। सो रेयर पॉइंटर जिस नोड को अभी पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन या फिर नेक्स्ट सेक्शन को क्या असाइन करेंगे? नल। खत्म। तो न्यू नोड हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो दोनों कॉन्सेप्ट को हमने समझा। अगर हम फर्स्ट टाइम हमारे क्यू में कोई नोड या फिर एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे करेंगे? अगर पहले से एक नोड इंसर्टेड है और न्यू नोड और एक न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो वो भी कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये उसका कंप्लीट एल्गोरिथम है, जिस एल्गोरिथम को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, क्यू डाटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट को यूज करके। ओके, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। तो यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेशन अगर मुझे परफॉर्म करना है तो पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंटर ले रहा हूँ और एक वेरिएबल ले रहा हूँ आइटम। ओके, पॉइंटर मैंने यहाँ पे क्यों लिया? डायनामिकली पहले एक नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, नोड के लिए जो मेमोरी एलोकेट करेंगे उसको पॉइंट करेगा एक पॉइंटर ptr। तो मैंने ptr पॉइंटर यूज करके पॉइंट किया उस नोड को, और फिर मैंने चेक किया कहीं ptr का वैल्यू नल तो नहीं है। अगर ptr का वैल्यू नल है इसका मतलब हम जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना चाहते थे वो डायनेमिकली मेमोरी हमने एलोकेट नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का मेमोरी अगर फुल है तो वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाएगा। उस वक्त वो ptr पॉइंटर को असाइन करेगा नल। तो उस वक्त हम क्या डिस्प्ले कर सकते हैं कि ओवरफ्लो कंडीशन, मेमोरी फुल है, मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है। एल्स, अगर मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है तो जंप करके आ जाएगा एल्स ब्लॉक के पास। वहां पे पहले क्या करेगा, एंटर वैल्यू, जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं यूजर को वो वैल्यू हम मांगेंगे, यूजर इंसर्ट करेगा जो कि हम आइटम वेरिएबल के एड्रेस में लेके स्टोर करके रखेंगे उस वैल्यू को। फिर उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ptr पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन को उस वैल्यू को हम असाइन कर देंगे। ओके, सपोज यूजर ने इंसर्ट किया था 123 को मैंने इंसर्ट कर दिया इसमें हमारे नोड में, जिस नोड को ptr पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जबकि ये हमारे क्यू का फर्स्ट नोड होने वाला है, पहले से हमने यहाँ पे कोई भी नोड इंसर्ट नहीं किया था, तो चेक करेंगे कहीं रेयर पॉइंटर का वैल्यू नल तो नहीं है। यहाँ पे फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं, रेयर पॉइंटर का वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं। अगर दोनों का वैल्यू नल है या फिर दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू अगर नल है तो कंफर्म हो जाएंगे कि हमारे क्यू में पहले से कोई भी एलिमेंट नहीं था, हमारा क्यू एम्प्टी है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है जो हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड रेयर दोनों पॉइंटर को असाइन कर देंगे ptr पॉइंटर का वैल्यू, ताकि वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जबकि ये फर्स्ट नोड है इसके बाद और कुछ नोड है नहीं, यही फर्स्ट एलिमेंट हमने इंसर्ट किया है, तो लिंक सेक्शन में क्या होगा, नल, क्योंकि उसके बाद और कुछ नोड है ही नहीं, तो और कुछ नोड का एड्रेस हम स्टोर करके नहीं रख सकते, तो वहां पे हम स्टोर करेंगे क्या, नल। तो दोनों ही पॉइंटर के थ्रू हमने नेक्स्ट सेक्शन को असाइन किया नल। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी देखते हैं, अगर हमारे क्यू में एक नोड पहले से इंसर्टेड है, सपोज ये नोड पहले से इंसर्टेड है जिसको फ्रंट एंड रेयर दोनों पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, न्यू नोड इंसर्ट करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ptr पॉइंटर यूज करके डायनामिकली और एक मेमोरी एलोकेट करेंगे, इसको ptr पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। ओके, उसके बाद यूजर को वैल्यू एंटर करने के लिए बोलेंगे, यूजर वैल्यू एंटर करेगा और उसको हम असाइन करेंगे ptr पॉइंटर के थ्रू उस पर्टिकुलर नोड को। ओके, अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे रेयर पॉइंटर का वैल्यू नल तो नहीं है। अगर कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, क्यू अगर एम्प्टी है तो रेयर पॉइंटर का वैल्यू नल होगा, बट यहाँ पे तो एक नोड अवेलेबल है, मतलब रेयर पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं है, तो जंप करके आ जाएगा एल्स ब्लॉक के पास। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेयर पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करा उसके लिंक सेक्शन को अपडेट करेंगे, और अभी जो न्यू नोड हमने इंसर्ट किया उसका एड्रेस असाइन करेंगे ताकि वो न्यू नोड को पॉइंट कर सके। तो न्यू नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, ptr पॉइंटर के पास।
तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू रेयर पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन को असाइन करेंगे न्यू नोड का एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज इसका एड्रेस है 2000, तो यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा 2000। ओके, अभी हम क्या करेंगे, रेयर पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, लास्ट में अभी हमने जिस एलिमेंट को इंसर्ट किया, अभी जिस एलिमेंट को हमने इंसर्ट किया, जैसे कि हमने पढ़ा क्यू डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे लास्ट में जिस एलिमेंट को हमने इंसर्ट किया उसको पॉइंट करता है कौन, रेयर पॉइंटर। तो अभी लास्ट में जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया वो क्या है 90, तो इसको भी पॉइंट करेगा कौन, रेयर पॉइंटर। तो रेयर पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो रेयर पॉइंटर अभी जिस नोड को पॉइंट करने वाला है उसका एड्रेस किसके पास है, पीटीआर पॉइंटर के पास। सो पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू असाइन करेंगे रेयर पॉइंटर को। ओके, तो रेयर पॉइंटर अभी इसको पॉइंट करेगा। तो रेयर पॉइंटर अभी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके बाद और कुछ नोड है क्या, नहीं। और कुछ नोड अगर नहीं है तो इसके लिंक सेक्शन में क्या असाइन करेंगे, इसके लिंक सेक्शन में असाइन करेंगे नल। तो इसके लिंक सेक्शन में हमने असाइन कर दिया इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू नल। ओके, पता चला। तो ये तो रहा इंसर्शन ऑपरेशन। तो यहाँ पे टोटल अगर हमें कोई बोले कि एक प्रोग्राम लिखो लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके क्यू को इंप्लीमेंट करके, जिसके द्वारा हम क्या कर सकें, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, और इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्यू में हमने जितने भी एलिमेंट इंसर्ट किया उसको डिस्प्ले कर सकें। ओके, तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे होगा, कंप्लीट प्रोग्राम। कोई भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम शुरू करते हैं, कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्रीप्रोसेसर से, हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं, हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद लिंक लिस्ट जब यूज करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट नोड क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्ट नोड क्रिएट करने के बाद दो पॉइंटर हम यहाँ पे लेंगे, फ्रंट एंड रियर पॉइंटर। उसके बाद दो फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे, इंसर्ट एंड डिस्प्ले। फिर मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर जैसे हम चॉइस वाला ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं, जो चॉइस वाला ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं वैसे ही प्रोवाइड करेंगे जैसे कि हमने एरे में किया था। ओके, ये कंडीशन तब तक चलेगा जब तक हम चॉइस का वैल्यू 3 इंसर्ट नहीं कर देते। अगर 3 इंसर्ट करेंगे मतलब एग्जिट, तो वहां पे हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो यूजर को चॉइस इंसर्ट करने के लिए बोलेंगे, यूजर चॉइस इंसर्ट करेगा। स्विच केस यूज किए हैं हमने यहाँ पे, तो अगर चॉइस यूजर 1 इंसर्ट करता है तो हम इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, 2 इंसर्ट करता है तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, 3 इंसर्ट करता है तो एग्जिट फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके अलावा और कुछ वैल्यू अगर इंसर्ट करता है तो यूजर को मैसेज दिखाएंगे कि एंटर करो वैलिड चॉइस, क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही चॉइस इंसर्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, 1 2 एंड 3। ओके, अगर यूजर इंसर्ट करता है 1 मतलब इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, इंसर्ट फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे एक पॉइंटर जो कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करे एक नोड के लिए, और वहां पे यूज करेंगे एक वेरिएबल जो कि यूजर से वैल्यू लेके जिस वैल्यू को हम उस नोड में स्टोर करना चाहते हैं उस वैल्यू को स्टोर करके रखे। ओके, पीटीआर पॉइंटर यूज करके हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया। मेमोरी एलोकेट करने के बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कहीं पीटीआर का वैल्यू नल तो नहीं है। अगर नल है मतलब वहां पे मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है, मेमोरी कंप्लीटली फुल है, तो वहां पे प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो। अगर मेमोरी फुल नहीं है तो एल्स ब्लॉक के पास आएगा और यूजर से वैल्यू मांगेगा जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे क्यू में। ओके, और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पीटीआर पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर नोड को हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को असाइन कर देंगे जो वैल्यू यूजर ने इंसर्ट किया। ओके, उसके बाद चेक करेंगे कहीं रेयर पॉइंटर का वैल्यू नल तो नहीं है। अगर रेयर पॉइंटर का वैल्यू नल है इसका मतलब हमारा क्यू एम्प्टी है, ये फर्स्ट नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट नोड अगर इंसर्ट करें तो वहां पे फ्रंट एंड रेयर दोनों पॉइंटर का वैल्यू असाइन करेंगे हम पीटीआर पॉइंटर के द्वारा, मतलब दोनों ही पॉइंटर अभी पॉइंट करेंगे हमारे फर्स्ट नोड को। और उसके बाद जबकि कोई नोड है नहीं तो उसके नेक्स्ट सेक्शन को लिंक सेक्शन को असाइन कर देंगे नल। ओके, और अगर पहले से कोई नोड अवेलेबल होता, सपोज पहले से एक नोड होता है, ऐसे ही पहले से एक नोड होता है जहां पे 123 स्टोर है, इसको फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे और एक नोड क्रिएट किया 90 जिसको पीटीआर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो वहां पे जंप करके आ जाएंगे हमारे एल्स ब्लॉक के पास और वहां पे हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू अपडेट करेंगे। तो इसको पॉइंट कर रहा है रेयर पॉइंटर, तो इंसर्शन ऑपरेशन करते वक्त रेयर पॉइंटर का वैल्यू अपडेट होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में असाइन क्या करेंगे, इसका एड्रेस। तो इसका एड्रेस कैसे असाइन करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू। फिर रेयर पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए, इस नोड को, तो जिसका एड्रेस किसके पास है, पीटीआर पॉइंटर के पास, तो अभी पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू असाइन करेंगे रेयर पॉइंटर को। फिर क्या करेंगे, रेयर पॉइंटर जबकि इसको पॉइंट कर रहा है इसके लिंक सेक्शन में क्या असाइन करेंगे, नल, क्योंकि इसके बाद और कुछ नोड अवेलेबल है ही नहीं। ओके, समझ आ गया इतना। तो ये तो रहा इंसर्शन ऑपरेशन। अभी डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले लेंगे एक पीटीआर पॉइंटर, उस पॉइंटर को असाइन करेंगे फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू। फ्रंट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखा है, और फर्स्ट नोड से हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को डिस्प्ले करते करते जाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस में क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस में हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर में। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या 123 जिसको फ्रंट एंड या फिर फ्रंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है।
चेक करेंगे कहीं फ्रंट का वैल्यू नल तो नहीं है। अगर फ्रंट का वैल्यू नल है इसका मतलब क्यू एम्प्टी है, क्यू में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, बट हमारा क्यू तो एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पे जंप करके एल्स ब्लॉक के पास आएगा और प्रिंटिंग वैल्यूज में वैल्यू प्रिंट करेगा। कब तक? जब तक ये कंडीशन सही होता रहेगा। कंडीशन हमने क्या दिया कि जब तक पीटीआर का वैल्यू नल नहीं हो जाता। पीटीआर का वैल्यू नल कब होगा? सिंगल लिंक्ड लिस्ट में पीटीआर का वैल्यू नल कब होता है? जब हम एंड नोड में पहुंच जाते हैं, जब हम लास्ट नोड में पहुंच जाते हैं। जब तक हम लास्ट नोड में नहीं पहुंचे होंगे तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा। सो अभी फ्रंट पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, तो उसमें नोड में क्या डाटा है 123, प्रिंट करेगा 123, फिर अपडेट करेगा पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू पीटीआर नेक्स्ट। ओके, सो पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू अभी क्या है? पीटीआर नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, और फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा कहीं उसका वैल्यू नल तो नहीं है, नहीं है, तो फिर अंदर आएगा प्रिंट करेगा 90, फिर पीटीआर नेक्स्ट, तो क्या है नल, फिर जाएगा चेक करेगा पीटीआर का वैल्यू हो चुका है नल, इसका मतलब दो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था, दो एलिमेंट उसने हमें प्रिंट करके एज ए आउटपुट प्रोवाइड किया। ओके, तो अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे हमें रिजल्ट दिखाएगा? पहले ऐसे ऑप्शंस दिखाएंगे, चॉइस इंसर्ट करेंगे अगर 1 तो एंटर वैल्यू, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन हो गया, फिर से मेन मेन्यू में ले आएगा, फिर से पूछेगा चॉइस इंसर्ट करने के लिए, जितना बार आप 1 इंसर्ट करोगे उतना बार आपको इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो आपको अलाउ करेगा। अगर हम ऑप्शन 2 इंसर्ट करेंगे, चॉइस 2 इंसर्ट करेंगे, तो जो भी वैल्यूज हमने इंसर्ट किया वो हमें डिस्प्ले करेगा। ओके, और फिर से मेन मेन्यू आएगा, अगर हम 3 इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं पे डोमिनेट कर देगा। ओके, तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम कैसे लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्यू में, जिसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।